આમાં તો બધાનું રેકોર્ડ થઈ જાય, બધાનો માથાથી આવે છે. ચલો બાતે બંધ. ચાલુ ક્લાસમાં બોટલ જોઈએ, પાણીની બોટલ આપે એવું બોલે. बी स्पेसिफिक. चलो बातें बंद, इधर ध्यान दो. कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? भणुच. શું કરવાનું હવે? सीबीएसई वाले सूने पड़ गए थे. चलो तोड़ नाक बद्दू. सरखू करते बाजू. रहा दे, प्रोफेशनल मानस ने करवा दे. શું છે તું? चलो सबके सब इधर ध्यान दो. नीचे બેસવાનું કોને કીધું તું? સરે કીધું કે इसको नीचे बिठाना. चलो चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? ऐसे करो. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चलो इधर ध्यान दो. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नया चैप्टर, नया पेज. अब सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट्स? मैग्नेट का मतलब देखो, इसमें ऐसी कहानी है, आपने कहा शायद 8th या 9th क्लास में मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ा है किसी ने? तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग्रीक लोगों ने ग्रीक जो खेत होते थे, वहाँ पे जो फार्मर्स खेती करते थे, वो अपना हल लेके वहाँ से निकल रहे थे. तो हल का जो आगे का पार्ट होता है वो मेटल का होता है, तो वो थोड़ा स्टक हो रहा था बीच में. तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है. नॉर्मली ज़मीन में स्टक होता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा था. तो उन लोगों ने देखा कि भाई ऐसा तो क्या है. तो वहाँ से जो पत्थर निकला उसका नाम था मैग्नेटाइट. वो क्या करता था? मेटल को अट्रैक्ट करता था, आयन को अट्रैक्ट करता था. उसका कंपोजिशन था Fe2O3. तो यहाँ से मैग्नेट की शुरुआत हुई कि ऐसा कोई कंपोजिशन जो मेटल को अट्रैक्ट करे उसे हम मैग्नेट बोलते हैं. आज तक हमने ऐसा मैग्नेट देखा हुआ है? क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? अब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर इसको किसी रिजिड सरफेस के साथ बांध दिया और इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? नॉर्थ पोल नॉर्थ में पॉइंट करेगा और साउथ पोल साउथ में करेगा. क्या हुआ? समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड साउथ पोल. अब मैग्नेट को बीच से काट दो तो क्या होगा? क्या नॉर्थ साउथ अलग हो जाएंगे? दो अलग मैग्नेट बन जाएंगे. सेपरेट मैग्नेट्स हैविंग नॉर्थ साउथ अपना खुद का नॉर्थ साउथ लेके अलग हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली इतना हमको पता है. फिर अगर मैं आपको बताऊं कि इस मैग्नेट के बाजू में एक मेटल का पीस रखा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? मैग्नेट किसी मेटल को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? अट्रैक्ट करता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसे बोलते हैं इंटरैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? और इंटरैक्शन किसका हुआ? मेटल और मैग्नेट का. तो इसे क्या बोलेंगे? मेटल इंटरैक्शन विथ मेटल. उसके साथ क्या ऑप्शन है? ओनली अट्रैक्शन. समझ में आ रहा है कि हाउ डज द मेटल इंटरैक्ट्स विथ अ मेटल पीस.
कि किसी भी आयन के पीस के साथ मैग्नेट कैसे इंटरेक्ट करता है, तो वो इट कैन ओनली अट्रैक्ट द मेटल। समझ में आ रहा है? और कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। अगर नॉर्थ के बाजू में मैग्नेट रखूंगा तो भी क्या होगा, मेटल को अट्रैक्ट ही करेगा। मेटल को नॉर्थ के पास रखो कि साउथ के पास रखो, एक ही इंटरेक्शन पॉसिबल है, विच इज अट्रैक्शन। पर अगर एक मैग्नेट के नॉर्थ को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ के सामने रखोगे तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो ये कैसा इंटरेक्शन हुआ, मैग्नेट टू मैग्नेट इंटरेक्शन। लॉजिकली दिस इज द बेस टू अंडरस्टैंड द न्यू चैप्टर। ये सब आपको मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन रिपल्जन मतलब नॉर्थ साउथ के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ गया तो रिपल्जन। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेट टू मैग्नेट रिपल्जन में दोनों केस पॉसिबल है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। पर मैग्नेट टू मेटल इंटरेक्शन में ओनली अट्रैक्शन पॉसिबल है। ये लॉजिकली सबको क्लियर है? ये क्या हुआ, ये सबको क्लियर है? सबसे पहले तो अपनी बैक सीधी करो और ऐसे करके मत बैठो। एक कहानी सुनाऊं। पिछले साल एक लड़का मेरे क्लास में रोज ऐसा बैठता था। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसका हाथ काट दिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, दैट्स व्हाई अपना हाथ ऐसे मत रखो। देखो इधर ध्यान दो, ये इस तरीके का मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, यस सर नो सर बोलना पड़ेगा, स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका नींद नहीं आएगी। टाइम ऐसा है 3 बजे का, आप घर से बहुत कुछ खा के आए हो तो नींद आएगी। बट वी विल ट्राई कि आपको नींद ना आए। इतना तो बोरिंग लेक्चर नहीं है कि बोरिंग है, बोरिंग लग रहा है। चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल है। अब सिचुएशन क्या हुई कि ऑस्टर्ड करके एक फिजिक्स टीचर था, ऑस्टर्ड ऐसा कुछ नाम है उसका, ऑर्स्टर्ड्स ऑब्जर्वेशन। स्पेलिंग के अंदर मत जाओ, अपनी भावनाओं को समझो कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो रियल है। स्पेलिंग चाहे भले गलत हो, असल में गलत नहीं है, सही है। तो ऑस्टर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था, नहीं जरूर नहीं बुकनी, चेक ना करी, साचुत बनाई दो, सही पढ़ाऊंगा, कुछ भी गलत नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। हीर ने भरोसा नहीं कोई ना पर। चलो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा हुआ है। ये कौन है, ये कौन है, बैटरी या सेल। ये कौन है, स्विच या फिर की। ऐसा कर दिया उसका मतलब स्विच ऑन है, मतलब आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा ये ऑफ है और ये ऑन है। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको समझ में आए। तो की है, ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब गलती से क्या हुआ, जब ऑस्टर्ड अपनी फिजिक्स लैब में था, मतलब बच्चों को पढ़ा रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो गलती से क्या हुआ, एक मैग्नेटिक नीडल इस वायर के बाजू में छूट गई। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, कंपास देखा है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखा है, उसमें वो जैक स्पैरो कंपास लेके घूमता है। तो दरिया में जब हमें डायरेक्शन देखनी होती है तो हमें कंपास का यूज़ करते हैं। उस कंपास में क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच इज़ नथिंग बट द बार मैग्नेट ओनली, पर वो बहुत पतली मैग्नेटिक नीडल होती है और उसको एक सुई से ऐसे लगाया होता है। जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो नॉर्थ पोल नॉर्थ में, साउथ साउथ में स्टडी हो जाएगा। तो हम डायरेक्शन का पता लगा पाएंगे बाय द यूज़ ऑफ कंपास नीडल। अब ये एक मैग्नेट ही है, समझ में आ रहा है लॉजिकली? वन सी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब क्या करेंगे, जैसे ही इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में से करंट पास होगा। करंट पास कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब
ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि इस कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे डिफ्लेक्शन मतलब वो घूम गई थोड़ी। फिर क्या किया ऑस्टेड ने, पोलैरिटी को चेंज किया, प्लस इधर माइनस इधर, तो करंट ऐसे घूमेगा, तो डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में हुआ। मतलब लॉजिकली देखो तो ये अट्रैक्शन हुआ और ये रिपल्जन हुआ, समझ में आ रहा है? सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन टू मैग्नेट्स इंटरेक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसी चीज कब होगी? जब मैग्नेट इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या ये वायर थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट बन गया, ऐसा बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है? दैट वाज द बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑस्टेड कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या? करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रिंसिपल पे पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, तो ये प्रिंसिपल आप सबको याद होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, उसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। जब आप लोग क्लास 12th में आओगे तब आपको पता चलेगा कितनी वैल्यू होती है, कैसे आई। समझ में आ रहा है? दिस वॉज द सिंपल ऑब्जर्वेशन। जैसे 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ सबने पढ़ा हुआ है, F = G m1m2/r²। वो न्यूटन ने ढूंढा 1600s में, पर उसने जी की वैल्यू उसने नहीं दी। उसके 100 साल बाद कोई नया साइंटिस्ट आया, उसने जी को समझाया कि जी की वैल्यू इतनी होती है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ऑस्टेड ने खाली ऑब्जर्वेशन दिया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, कितनी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो नए साइंटिस्ट ने दिया। बायो सावर्ट करके अलग साइंटिस्ट है, उन लोगों ने उसने ढूंढा। तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो सब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे और डिटेल में। अभी आपको क्या सीखना है कि भाई करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में पूरी डेफिनेशन सब कुछ मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग लगाओ, सुधार। झगड़ू છે ફાઇટ જોઈ છે લાગો ઝઘડું છે સ્ટેજ આપું। ये क्या अलग अलग पेज बुक में लिख रहे हो सब लोग? ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम लिखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसमें लिखो चैप्टर का नाम लिख लिया। ऐसी दो लाइन सिंपली लिख दो कि वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक करंट इन प्रीवियस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
चलो लिख लिया। लिख लिया भाई, तो इधर आ जाओ, यहाँ लिखो बेसिक्स ऑफ मैग्नेट्स। तो सबसे पहले ग्रीक फार्मर्स को मिला मैग्नेटाइट। ये सब ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट को अगर हैंग करेंगे किसी रिजिड सोर्स के साथ तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ स्टेडी हो जाता है। फिर उसको काट देंगे तो दो अलग मैग्नेट बनेंगे। मैग्नेट टू मेटल ओनली अट्रैक्शन इज पॉसिबल, बट मैग्नेट टू मैग्नेट के पास अट्रैक्शन रिपल्जन दोनों पॉसिबल। तो अपनी लैंग्वेज में खाली ये तीन चीज़ों को लिख लो। ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। जिसको आता है वो मत लिखो, चलेगा। चलो मानसिक प्रॉब्लम છે તને જીલ હીર શું થયું તને? એવું જ હોય છે ને રોજ તને કંઈક કરે જ છે તું, મને મારા લેક્ચરમાં કરે જ છે હેરાન તું। 9th ક્લાસથી આવું કરે છે તું। છોકરાઓમાં પેલો ક્રિશ કરીને હતો એક, અને છોકરીઓમાં હતી અહીંયા બેઠી બેઠી ગાણા જેવું બધું કર્યા કરતી હતી। હા, નહીં દેખાતું, નહીં સમજ પડતી, શું કરું? ये बाजू बॉयज बद्दू समझ पड़े जी? ये सब कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? तो लोग सुई गया चला वे हैं तो सुनो दुख છે કોઈ જીવન શું કહે છે? ये सब चालू क्लास में अलाउड नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी कुछ भी करो। छूटने के बाद कर लेना जो करना है। सुधारू भाई फोन भी बंद रखा था मैंने, क्लास में कहीं आया था। कौन है? एया ने अला रेकॉर्डिंग में चाले છે ફોન। पहला बोलो तो नहीं यार, પેલું એરોપ્લેન મોડ છે। સમજાય છે ને કે આવું ચાલુ છે। चलो भाई बातें बंद। अब ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन या ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट का हेडिंग लगाओ, उसमें ये डायग्राम बनाओ। કેમ ગાણા જેવું હસ્યા કરે છે તું ભાઈ? કયું આ રેપેલ कि magnet to magnet there are two types of interaction possible, attraction and repulsion both.
दिया तो अंदर भैया, अंदर भैया एनाથી કંટ્રોલ નહીં થતું પણ जान अंदर भैया। वो सारे सबन क्लास के बाहर, इधर नहीं। छोड़वा तैयार नहीं बनतो ना, पाछળ नहीं बनतो भैया। हैरान ना करीશ, ભણવા દે ને। ओके ये सबको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? मतलब समझ में आया? कौन છે થોડું થોડું વાળું? કશું કનેક્ટેડ નહીં આમાં। શું કનેક્ટેડ? ये रेजिस्टेंस आर है। चलो इसमें क्या लिखना है मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। डिक्टेट कराऊंगा वर्ष लागी जैसा। सुना तारू क्या? वंशिका। तेरा क्या नाम है? प्रीशा। समझ में आ रहा है? चलेगा? चलो ये लिखो, ऑन पासिंग थ्रू ભાવનાઓને પર કાબુ રાખો અને વસ્તુ સમજવા પર ફોકસ કરો। તમને નહીં સમજ પડે તો મને દુઃખ થશે, મને દુઃખ થશે, તને એનાથી વધારે દુઃખ થશે। શાંતિ રાખ, બધું બોલીશું, ગભરાઈશ તા તું। પણ આવું બધું કરીને તો એવું બતાવે કે સીબીએસઈ વાળા ડમ છે। જો આવું ના કરીશ। જો 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 जो इज्जत कराई ना बात है उधर पहुंची नहीं बन। चलो बातें बन, ओए बस चलो इधर ध्यान दो। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द कॉपर वायर XY, ये XY वायर जो बना हुआ है वहां से जब करंट पास होगा सर्किट में तब क्या होगा? तो कहते हैं कंपास निडल विच इज प्लेस नियर द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड। मतलब इस थियरी को कैसे लिखते हैं? आपको अभी तक क्या होता है कि आप बहुत इलेबोरेट करके लिखते हो, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो, पर अपने को क्या करना है, टू द पॉइंट जो हो रहा है वही लिखना है। 2 मार्क्स में ये थियरी पूछते हैं, डिफाइन ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लेन ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन। तो उसमें लिखना क्या है? सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपके दिमाग में स्टोरी फिक्स होनी चाहिए, क्या हो रहा है। तो भाई वायर में से करंट पास होगा, वायर विल बिहेव एज अ मैग्नेट और ये डिफ्लेक्शन होगा इसमें। फिर दूसरी बार अगर मैं इसको उल्टा दूँ पोलैरिटी को तो उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। सब कुछ जो हो रहा है वही लिखना है। करंट को बंद कर दो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो लॉजिकली 3 स्टेप्स लिखने हैं, खत्म। समझ में आ रहा है? तो 1-2 बार मैं आपको थियरी लिखवाता हूँ 2-3 लेक्चर तक, फिर एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी तो आपको मैं डायरेक्टली डिक्टेट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। समझ में आ रहा है? बिकॉज थोड़े दिन बाद क्या होगा, आजकल लेक्चर समझ में आ गए पर अगर नोट्स नहीं लिखी है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सीबीएसई वालों के पास ये बुक है, सेम कंटेंट है जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी खुद से लिखना। बिकॉज जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि क्या मतलब था इनका। समझ में आ रहा है? तो ट्राई करो खुद से लिखना, जो यहाँ चल रहा है वो खुद से लिखो, फिर रिवीजन करने के लिए इसका यूज़ करना।
तो on the passing through the current through the copper wire XY in the circuit, the compass needle which is placed तो फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट क्या होगा? इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, बातें बंद करो, लिखने में ध्यान दो। શું તકલીફ છે આ છોકરીને? આ નીચે બેહું જ તારે હવે? તું હેરાન કરે છે આખા ક્લાસને. બસ તું એ ડિસ્કસ કરવા આવી છે કે તું ક્યાં બેસીશ? આજે બેસી જાય, તારો પૂરો પાડીને સરને મોકલી દો. चलो सिंपल क्या लिखा है? बस बातें बंद. ऑन पासिंग थ्रू द करंट थ्रू द कॉपर वायर इन द XY डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन ऐसा हुआ. अगर इसको मैं पोलैरिटी उल्टा दूँ तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन उल्टा हुआ. थर्ड केस में इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, इसको फ्लो ऑफ करंट को रोक दो, स्विच को बंद कर दो, तो नीडल कम्स एट रेस्ट. समझ में आ रहा है? तो तीनों केस हो गए. लॉजिकली फटाफट इतना लिख लो, फिर आगे लिखते हैं. अब नया पैराग्राफ बनाओ. हेंस एसी क्या हुआ? બંધ છે. અહીંથી તો ઓન જ છે. रिमोट बाजू में છે. MI का कोई फोन है तो उससे हो जाएगा. એટલે આ પાસ કર, આનાથી કદાચ થઈ જાય તો એ લોકોને રમવા દે ને, તું પાસ કરતો ને એ લોકો રમ્યા કરશે. આપી દે, એ લોકોને સંતોષ થઈ જાય કે અમે ટ્રાય કરી લીધો. આ બોલીને તે બગાડ નાખ્યું બધું. પણ મને તો અહીંયા આમ જો ને તો આ જ દેખાય કે આ જ વાતો કરે. આ બધા ચૂપ જ દેખાય છે મને. જો બધા શાંત છે, જો एकदम शांत છે બધા. मोबाइल रख दो साइड पे. चलो आगे लिखो. Hence it concludes that
इट कंक्लूड्स दैट, ये तीनों स्टेप्स लिखने के बाद ये उसका सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, तो हेंस इट कंक्लूड्स दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म are linked to each other, and magnetism are linked to each other. It also shows that whenever the current will flow through the conductor, it also shows that whenever the current flows through the conductor, then magnetic field will develop. फिर ऐसे बड़े नोटेशन में लिखो, जो हमारा बात थी वो करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। पूरा चैप्टर इसी लाइन पे बेस्ड है। दुनिया का कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सिंपल। आप वायर लिखो, वायर बनना किसका हुआ है? मेटल का। मेटल मतलब कौन? कंडक्टर। मतलब तीनों बातें एक ही है। अब इसके बाद हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड तो बना दी, पर मैग्नेटिक फील्ड है कौन, वो समझना पड़ेगा। तो उसको समझते हैं। चलो, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसी फील्ड लाइंस होती है। पढ़ने के लिए आए हो, अभी पढ़ने में ध्यान दो। लेक्चर खत्म होने के बाद आपका जो भी आना है, बाहर जाके जो करना है आप कर लेना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? અને મારી જૂની દુશ્મની છે હીર તારી જોડે, એટલે મારું ધ્યાન તારા પર વધારે છે કે તારી એક ભૂલ થાય ને તને હું પકડાઈ દઉં, મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં હાલ દઉં, એક પૈસા વૈसा મળે जे मिले। मेंटल हॉस्पिटल में किसी मेंटल को जमा कराने के लिए 700 रुपये कैश मिलते हैं। 700 रुपीज प्लस तेल का डिब्बा, तेल का डिब्बा भी मिलता है। पैसा ही पैसा, बहुत सक्सेसफुल प्लान है। पैसा ही पैसा होगा। દર મહિને એકવાર મૂકી આવવાની, એટલે એક ડબ્બો આવી જાય। એ ડિપેન્ડ કરે છે કે હીર કેટલી પાગલ છે। બહુ વધારે લેવલ હોય તો બહુ વધારે રિવોર્ડ મળે। जो आमा क्या हुआ, इसमें कैसा होता है, देखो जब मैं वंशी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो लड़कों को खून खोलता है, और जब मैं हीर के बारे में कुछ बोलता हूँ तो किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है। दैट्स द पॉइंट टू नोटिस।
वहाँ कुछ बोलने से पहले हमको सोचना पड़ता है। હું કઈ બોલ દઉં ખબર પડી નીચે કોઈ મને મારે છે કઈ ચાલે હીરના કેસમાં બધું જ ચાલે નહીં। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसका एक डेफिनेशन है, फटाफट लखिए सब, हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखो इट इज द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, इट इज द रीजन, लखू पर से मारे पर 10th क्लास में ही गया यार। चलो पहले लिख लो फिर समझा देता हूँ। क्या हुआ भाई, कोई डाउट क्या बाजू देखा जाए બધું बराबर, वो कुछ अच्छा लिखा है अब कहूँ बद्दू कहूँ संजय रख। चलो इधर ध्यान दो, इट इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, ये उसका डेफिनेशन हुआ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अब लॉजिकली याद करो, घर में मैग्नेट से मैग्नेट सब ने इंटरेक्शन किया हुआ है कि नॉर्थ से नॉर्थ को ले आओ तो वो दूर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आओ तो साउथ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या ऑप्शन है इसमें, ये तब तक होता है जब तक एक रेंज हो, मतलब एक डिस्टेंस के बाद ये मैग्नेट अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा और रिपेल होना भी बंद हो जाएगा। मतलब इस मैग्नेट की एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर उसका फोर्स लगता है, समझ में आ रहा है। मतलब इस मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड रेंज है, इस मैग्नेट के यहाँ पे अगर कोई मेटल का टुकड़ा है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कोई मैग्नेट है तो भी नहीं कर पाएगा। इट हैज़ टू पास दिस सर्टेन बाउंड्री, इसको इसके अंदर आना पड़ेगा तभी जाके ये साउथ इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, इट इज़ द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास एक सराउंडिंग रीजन है जहाँ पे उसका फोर्स डिटेक्ट होता है, समझ में आ रहा है। उस रीजन के बाहर निकलने के बाद एक ऑरा है, उस ऑरा के बाहर निकल जाओ तो कोई फोर्स नहीं लगता है। ये लॉजिकली हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को एक सर्टेन डिस्टेंस से आगे रख दो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पर उसको इस पर्टिकुलर रेंज में ले आओ तो फोर्स लगेगा, समझ में आ रहा है। तो दैट रेंज इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, सिंपल। तो डायग्राम बनाना है, डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन लिखना है, और वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वी हैव वेलोसिटी इज गिवन बाय 50 मीटर पर सेकेंड एंड -50 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये दोनों सेम है, ग्रेटर देन है, लेस देन, ये +50 -50 से ज़्यादा है कि +50 -50 से लेस देन है कि इक्वल टू है। ये ए ऑप्शन। सवाल सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ देयर इज 2 वेलोसिटीज, +50 मीटर पर सेकेंड, -50 मीटर पर सेकेंड।
तो क्या ये दोनों सेम है? ये +50 ग्रेटर देन -50 है कि +50 लेस देन -50? ए के ऑप्शन में कौन कौन है? ए का साथ कौन दे रहा है? मतलब वोटिंग करो, वोटिंग. તમને પબ્લિકના મનમાં શું છે જાણવું છે મારે. તને ખબર છે ને? આ લોકોને ખબર છે કે નહીં? ચેક કેવી રીતે કરી લો? હે નથી જ ને? આ તો કહું છું કે એવું લાગતું હતું. હું મારા શબ્દ પાછા લઉં છું. चलो इधर ध्यान दो. तो ये सवाल सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि देयर इज 2 वेलोसिटीज, +50 मीटर पर सेकंड, -50 मीटर पर सेकंड. तो ये +50 -50 सेम है क्या? +50 ज़्यादा है -50 से? क्या +50 कम है -50 से? क्या ए ऑप्शन सही है? सिंपल सवाल है, आप सबको जवाब देना है. अगर मैं ए के सपोर्ट में हो तो ए को वोट देना है, बी के सपोर्ट में है तो बी को वोट देना है, सी के सपोर्ट में है तो सी को वोट देना है. जवाब नहीं देना है, ये ऑप्शन नहीं है. मैं लड़का हूँ तो बोलूँगा लड़का हूँ, लड़की हूँ तो बोलूँगा लड़की हूँ. जवाब नहीं दोगे तो आप क्या हो क्या पता. समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू टेक अ साइड. या तो एक ही साइड लो, या तो बी की साइड लो, या तो सी की साइड लो. नहीं तो किसी कोई भी साइड नहीं लोगे तो फिर आप किस कैटेगरी में फॉल करोगे? समझ में आ रहा है? फिर क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? ए के सपोर्ट में कौन है? तो कोई तो सपोर्ट करो ना बेचारे. बी के सपोर्ट में, सी के सपोर्ट में. अब देखो एक बेसिक डिफरेंस समझा देता हूँ कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्या है. मैंने बहुत बार समझाया हुआ है कि फिजिक्स में प्लस और माइनस डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ना कि वैल्यू इंडिकेट करता है. मतलब आप एक्टिवा चलाते हो या कार में बैठे हो, पिलाने उठा तो लावे मरी गयो. क्या हुआ? तू 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 जा जा आज ला जा. શું નામ છે? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? पार्थ. एक और बोल यार. गोल पर जा, गोल पर बेंच पर रखो. हाँ फर गमे तेम तारी मर्जी प्रमाणे पर. चल जल्दी कर, बराबर टाइम नहीं. पनवेल निकलना है. अरे भेजा उंगड़ी गई, मजा आई. देखो सोना नहीं है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो और थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो तो नींद नहीं आएगी. क्या नाम था उसका? सुयस. अरे बनने कपाई जैसे तो कसू रहसे नहीं. या करूँ है तो कोई एक हाथ से कर, तो एक हाथ कपाई, एक तो बचे. तो इसका आंसर क्या होगा? जब एक्टिवा या कार चलती है तो उसमें 50 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर दिखता है. उसका मतलब क्या हुआ? एक्टिवा को फर्क नहीं पड़ता है कि आप घर से क्लास में आओ या क्लास बंद करके कहीं और जा रहे हो या किसी और को टाइम दिया है. एक्टिवा नहीं पूछेगी आपको, वो सिर्फ आपको स्पीड दिखाएगी. समझ में आ रहा है? तो दैट इज स्पीड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पीडोमीटर. उसको फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ जा रहे हो. पर जब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, इसका मतलब हुआ +50. मतलब घर से ट्यूशन आने की वेलोसिटी +50 मीटर पर सेकेंड और ट्यूशन से घर जाने की वेलोसिटी -50 मीटर पर सेकेंड. हम आइडियल केस मान रहे हैं कि सारे बच्चे आइडियल है, ट्यूशन में आते हैं, ट्यूशन से घर जाते हैं, बीच में कहीं रुकते नहीं हैं या बंक कभी मारते नहीं हैं. ठीक है, तो आइडियल केस में -50 और +50 स्टैंड्स इक्वल वैल्यू. समझ में आ रहा है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो फिजिक्स में प्लस माइनस क्या होता है? इट्स सिचुएटेड ओनली फॉर डायरेक्शन पर्पजेस. ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम थी, तो इसका आंसर क्या आता? ए. समझ में आ रहा है लॉजिकली सबको? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन सब में लिख लिया. कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को बनाना है तो ये ग्राफ बना लो, डायग्राम बना लो समझने के लिए. एक रीजन के अंदर ही वो फील्ड वर्क करेगी.
तू बोल पे देख, कैमरा अपना काम करेगा। आप लोगों का क्लास है बात, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सीधे सीधे। 10 मिनट बाकी ना अभी। बोला 440 है, बाहर से नहीं 440 है। ओके 10 मिनट भी हुआ। बस तो वांधो नहीं। बिल्कुल चुप रह जाते ये से मुंह पड़ते होते थे उस लगे तो डायरेक्ट तो चाक बेचता ही है। શું થયું હીર કહી દઉં સરને મારા સપોર્ટમાં આટલા બધા લોકો છે તો બધાને પોતપોતાનો શેર મળી જશે એવું છે કે એવું લાગે કે તમને 700 રૂપિયા મળશે ને એમાંથી એ 700 તમે આને આપી દેશે એટલે આટલો બોલ બોલ કરે આપી દેશે એમાં શું છે चलो एक और डेफिनेशन लिखो कंपास निडल। अब ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका था? कंपास निडल का। तो कंपास निडल भी कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज कंपास निडल, तो हमको पता होना चाहिए। लिखो इट इज अ बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट, सॉरी इट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट It is a small bar magnet whose north end is pointing towards North Pole compass needle. It is a small bar magnet whose north end is pointing towards North Pole and south end is pointing towards South Pole of the Earth. South end is pointing towards South Pole of the Earth. मतलब वही प्रॉपर्टी जो मैंने कराई मैग्नेट की कि बार मैग्नेट को एक रिजिड सरफेस से बांध दोगे तो नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ एंड साउथ पोल की तरफ स्टेडी हो जाएगा। सिमिलरली कंपास निडल भी वही काम करती है, सिंपल। तो एक बार मैग्नेट है पर स्मॉल साइज का। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो लिख ली है। अब हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थियरी। सबसे पहले हमने सीखा कि करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। उसका मतलब हमने निकाला कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो सीखा, वो कैसी क्वांटिटी है वो सीखा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने इमेजिन करी। ये क्या है? किसी भी बार मैग्नेट को आप देखोगे तो ऐसी लाइन्स आपको दिखेगी नहीं दिखेगी। ये हमने इमेजिनेशन से बनाई हुई लाइन्स है, समझ में आ रहा है? तो वो लाइन्स कैसे वर्क करेगी उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। सेम यही डायग्राम फिर से बनाना है। देखो नोट्स जितनी प्रॉपर बनेगी उतना आपके लिए ही अच्छा है। सुधर सर बोला चलो
देखो ये सब कुछ मैंने बोल के आपको बता दिया है कि इसकी नॉर्थ से साउथ होती है, और आपको पूछे कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेवलप्ड और ऑब्टेन्ड, तो उसके बारे में जो 2 मार्क्स का जो लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं वो समझा रहा हूँ। तो लिखो, व्हेन अ बार मैग्नेट it placed on the cardboard, when a bar magnet is placed on a cardboard, ये सब कुछ हमको पता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा हुआ है, पर कभी कभी टीचर को ट्विस्ट करके कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो आपको ना आए, मतलब जिस पे आपने फोकस ना किया हो। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम फिर से एक बार लिखते हैं ताकि मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। When a bar magnet is placed on a cardboard and iron fillings are sprinkled. Iron fillings when a bar magnet is placed on a cardboard and iron fillings are sprinkled, they will arrange themselves. हाँ, ये आयन फिलिंग्स जो हमने डाली वो अपने आप को किसी पैटर्न में अरेंज कर लेगी। They will arrange themselves in a such a fashion, in such a fashion और पैटर्न जो भी लिखना है। देखो पहले से, when a bar magnet is placed on a cardboard and iron fillings are sprinkled, they will arrange themselves in a such a pattern. फैशन लिखना है फैशन लिख सकते हो, पैटर्न लिखना है पैटर्न लिख सकते हो। फिर नई लाइन में लिखो कि the line along which the iron filling, the line along which the iron filling, sorry, the lines along which the iron filling align themselves represent align themselves। वो CBSE का प्रॉब्लम नहीं है, वो देखो हर एक में एक ऐसा होता है, तो उन लोगों में वो ऐसा है, जैसे आप लोगों में हीर ऐसी है वैसे उन लोगों में वो ऐसा है। गुस्सा है गुस्सा नामस्ते का तो बेघड़ी मजा है, बेघड़ी मजा गुस्सा ही का देखा है तारा मुड़ा ये थोड़ा कमजोर है, तू कमजोर से उन्हें कहता हूँ, तू तो स्ट्रॉन्ग है। चलो इधर ध्यान दो। द लाइन जॉय along which the iron filling align themselves represents magnetic field lines. The line along which the iron filling align themselves represent magnetic field lines. सबने लिख लिया? किसी को डाउट है कुछ? सिंपल क्या करना है हमको, मैग्नेट लेना है, कार्डबोर्ड पे रखना है, आयन फिलिंग्स मतलब आयन का एक पाउडर होता है, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करो, फिर थोड़ा टैप करो कार्डबोर्ड को, तो कार्डबोर्ड अपने आप सारी आयन फिलिंग्स इस पर्टिकुलर पैटर्न में सेट हो जाएगी। तो जिस पैटर्न में वो फिलिंग सेट हुई वो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा हमने लिखा सिंपल। और लास्ट लाइन लिखो, हेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, hence magnetic field line is a path
along which path. Hence magnetic field line is a path along which a hypothetical free north pole tends to move. पहले दी hence magnetic field line is a path along which a hypothetical free north pole tends to move towards south pole. Hence magnetic field line is a path along which a hypothetical free north pole tends to move towards south pole. मतलब हाइपोथेटिकली हमको लगेगा कि नॉर्थ पोल निकल के साउथ पोल में जा रहा है. समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, टर्मिनेट्स इन साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो सिंपल जो हमने पहले के क्लासेस में सीखा हुआ है वही चीज़ हमने रिपीट करी. अब फिर से हेडिंग लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इन तीन थियोरी में से कोई एक थियोरी के ऊपर VSQ आता है. समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो, बात CBSE के लिए और गुजरात बोर्ड के लिए ये जो भी थियोरी मैं लिखवा रहा हूँ वो VSQ 1 मार्कर और 2 मार्कर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं. तो 1 मार्कर सेक्शन के लिए जो डिटेल्स पता होनी चाहिए वो सारी डिटेल्स हम लिख रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो अब जो थियोरी का हेडिंग लगेगा वो लगेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. चलो फटाफट लिखना है, एकदम सिंपल है. मैं अभी जब जो बोल चुका हूँ वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. जाओ से जाओ वांगो. दिस इज ओपन क्लास, जिसको जाना है वो जा सकता है. कौन ऊपर से એમને કહેજે યસ સરે કીધું વાંધો નહીં, કંઈ જ નહીં બોલે. સાચું કંઈ નહીં બોલે. સાચું કહું છું, કંઈ નહીં બોલે. કરદે પેક કરદે, વાંધો નહીં. आगे से ट्राई करो पर आवाज कभी नहीं. चलो अभी 5-10 मिनट बाकी है, फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स खाली खत्म कर लेते हैं. फटाफट लिखो. द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस. देखो ये तीनों थियरी में हर बार यही डायग्राम आपको चिपका देना है. समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो भी यही डायग्राम चिपकाओ, फील्ड लाइन पूछे तो भी यही चिपकाओ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन पूछे तो भी यही डायग्राम चिपकाओ. इसमें मैं फिर से बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, पर यही बना देना. समझ में आ रहा है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स outside the magnet is always from the direction of magnetic field lines outside the magnet, it always from north pole to south pole. The direction of magnetic field lines outside the magnet is always from north pole to south pole of the bar magnet. And they are indicated by an arrow. ऐसा एरो बना के हमने उसको डिफाइन किया हुआ है, नॉर्थ टू साउथ. डायग्राम में जो एरो दिख रहा है ऐसे उसको बताएंगे हम, इंडिकेटेड बाय एन एरो. उसी पॉइंट में खाली लाइन नहीं लिखो, पॉइंट वही रहेगा, खाली लाइन नहीं होगी. इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ.
inside the magnet, the direction of field line is from south to north. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमेशा यही लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है सीक्वेंस में ऊपर नीचे वो चलेगा, पर याद रखने का यही तरीका है. डायग्राम बनाओ और सोचो, बाहर ऐसे अंदर ऐसे, फर्स्ट पॉइंट लिख दो. फिर सेकंड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is expressed by the closeness of magnetic field lines. The strength of magnetic field is expressed by closeness of field lines. चलो इधर ध्यान दो, क्या बोला मैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लोजर द लाइंस, सबसे पहले वो बोल चुका हूँ इसलिए जल्दी बोला कि वहीं से स्टार्ट करना है. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. उसके आगे लिखो क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ. And farther the lines, lesser the magnetic field strength. Lesser the magnetic field strength. अब इधर देख लो, समझ लो, मैग्नेट के एकदम नजदीक अगर कोई मेटल है तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा. नहीं समझ में आया? फिर से बोलो. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is expressed by closeness of the magnetic field lines. Closer the lines, more the field strength, and farther the lines, lesser the field strength. Simple. मतलब अभी यहाँ समझ लो कि मैग्नेट के नज़दीक अगर कोई पीस ऑफ मेटल है तो वो जल्दी अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेट से थोड़ा दूर है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा. क्यों? बिकॉज मैग्नेट के नज़दीक जो फील्ड लाइन्स है दे आर क्लोजर टू ईच अदर. इसका मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जल्दी अट्रैक्ट करेगा. फिर मैग्नेट से दूर चले जाओ तो फील्ड लाइन्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो फारर द फील्ड लाइन्स लेसर द स्ट्रेंथ. समझ में आ रहा है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइन्स जितनी नज़दीक उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड, लाइन जितनी दूर उतनी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी. सिंपल. कोई डाउट किसी को इसमें? अब थर्ड लिखो, नो टू फील्ड लाइंस, नो टू फील्ड लाइंस ऐसे लिखना है. नो टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर. कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? रीजन लिखो. इफ द इंटरसेक्ट देन, इफ दे इंटरसेक्ट, हमने बोल दिया कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या? तो इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन if they intersect, then at the point of intersection the compass needle will show two directions of magnetic field. If they intersect, then at